हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है एन इंडिया कनाडा बॉन्डिंग दैट इज इन डेंजर ऑफ स्नैपिंग। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन से। टॉपिक बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है। अभी रिसेंट में जो इंसिडेंट हुआ है कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर और जिसकी वजह से टेंशन डेवलप हुई है दोनों कंट्री के बीच में, और दोनों कंट्री ने वीजा इशू करना बंद कर दिया है। और इसकी वजह से ऑफ कोर्स दोनों कंट्री के लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी इंडिया से कनाडा जाने में और कनाडा से इंडिया आने में, तो प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाए और पास्ट में इंडिया और कनाडा का कैसा रिलेशन था और इंडिया और कनाडा के सिटीजन के रिलेशनशिप क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन क्या है कंट्री का, वो सब कुछ आज के एडिटोरियल में पढ़ेंगे हम। कनाडा इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन फिर से वापस से एक अनसर्टेनिटी में आ गया है। क्वेश्चन क्या है अब कि अनसर्टेनिटी क्या है दोनों और किसके लिए है। इंडिया प्राइम ओरिजिन कंट्री है इमिग्रेंट्स का कनाडा में, और जो लोग वहाँ सेटल्ड हो गए हैं और वहाँ के नेशनलाइज सिटीजन्स हो गए हैं। मोस्टली वहाँ पे लोगों ने ओसीआई होल्ड करके रखा है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, या तो फिर उनके पास एक लाइफ टाइम इंडियन वीजा है, और या फिर वहाँ पर वो लोग जिसे सेमी डुअल सिटीजनशिप भी कहते हैं, और इसके साथ बहुत लोगों के पास वहाँ पर पीआर है जिसे परमानेंट रेसिडेंट भी कहते हैं। वहाँ पर तरह तरह के लोग इंडिया से गए हुए हैं। कुछ उसमें इन्वेस्टर्स हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कुछ बिजनेस पीपल हैं जो हाईली स्किल्ड हैं, कुछ नॉलेज प्रोफेशनल्स हैं, लो टू मीडियम स्किल्ड सर्विस वर्कर्स भी हैं। इसके अलावा इंडियन डायस्पोरा जो वहाँ पे सेटल्ड हो गई है परमानेंटली, कुछ उसमें से टेम्परेरी विजिटर्स भी हैं जो आते जाते रहते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ट्रेनीज, एक्सचेंज स्कॉलर्स, टूरिस्ट और उनकी फैमिलीज। कनाडा के जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं उसमें इंडिया के लोगों का शेयर ह्यूमन कैपिटल के रूप में अब्रॉड में काफी ज्यादा है, और इनफैक्ट वो इंडिया को लार्ज स्केल पर ब्रेन ड्रेन कॉस्ट कर रहा है। इंडिया के लिए तो ब्रेन ड्रेन हो गया ना। इंडिया के अगर हाईली स्किल्ड पीपल वहां पे अगर जाके बिजनेस कर रहे हैं या वहां पे जाके जॉब कर रहे हैं तो इंडिया से तो टैलेंट जा रहा है, तो इंडिया के लिए कॉस्ट भी कर रहा है। अगर सेंसस ऑफ कनाडा 2021 देखें तो वहां पर मोर देन 1.86 मिलियन पीपल इंडियन ओरिजिन के हैं, जो अप्रॉक्स 5% हैं कंट्री के 36.99 मिलियन पॉपुलेशन के, और 5.8% है वहाँ की 32 मिलियन स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डायस्पोरा, और 5.8% ऑफ द 32 मिलियन स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा। तो इंडिया का काफी अच्छा खासा चंक वहाँ पे रहता है पॉपुलेशन का कनाडा में। अगर इमिग्रेशन रिफ्यूजीज ऑफ 5,49,260 का जो टोटल स्टूडेंट इमिग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा IRCC डेटा अगर देखें तो उसमें 2,25,940 या मोर देन 40% ऑफ 5,49,260 टोटल स्टडी परमिट्स जो मिली है इंटरनेशनल स्टूडेंट की, वो इशू हुई है इंडियंस को 2022 में। तो काफी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा परमिट हुआ है, जिसमें ये सारे इमिग्रेंट्स का प्रोस्पेक्टिव ऑफ कोर्स अफेक्टेड होगा। जिस तरीके से अभी इंडिया और कनाडा का डिप्लोमेटिक रिलेशन इफेक्ट हुआ है, जो कर्टेल करेगा टाइम बाउंड काउंसलर एंड वीजा सर्विसेज ड्रास्टिकली। ग्लोबल कॉम्पैक्ट क्या है माइग्रेशन को लेकर, कनाडा और इंडिया ना सिर्फ मेंबर्स हैं कॉमनवेल्थ के, बल्कि सिग्नेटरी भी हैं ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली रेगुलर माइग्रेशन एग्रीमेंट के, और इन्होंने अडॉप्ट किया इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन माइग्रेशन
मरक्केश मोरक्को में इन दिसंबर 2018। इसके बाद क्या हुआ, 3 ईयर लॉन्ग पार्लेज हुए बाई सिविल सोसाइटी ताकि इनकॉर्पोरेट हो पाए माइग्रेशन इन द ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा, और ये एक तरीके से लैंडमार्क सीक्वल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, SDG। अमंग 23 ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, जिसका एम है माइग्रेशन को सेफ, ऑर्डरली और रेगुलर बनाना वर्ल्ड वाइड। और उसका अगर ऑब्जेक्टिव नंबर 19 देखें तो वो नोटवर्दी है। वहां पर ऐसे लिखा गया है कुछ कि क्रिएट करना है ऐसी कंडीशन जो माइग्रेंट या डायस्पोरा के लिए पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सारे ही कंट्रीज में। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन ऐसी कंडीशंस क्रिएट करेगा एम्पावरिंग माइग्रेंट्स के लिए और डायस्पोरा के लिए, और क्या कंट्रीब्यूशन फुली रियलाइज हो रहा है और किसके लिए। ऑब्वियस आंसर है कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन कंट्री गवर्नमेंट ही ये काम करेंगी, और रेमिटेंसेज और इन्वेस्टमेंट और ट्रांसफर ऑफ नॉलेजेस, रिटर्न माइग्रेशन, डेवलपमेंट इंगेजमेंट, उन दोनों कंट्रीज जो रिस्पेक्टिव सिटीजन्स की कंट्रीज होंगी और उनके जो माइग्रेंट्स होंगे उनकी फैमिली और उनके डायस्पोरा मेंबर्स। तो ऑफ कोर्स जो कंट्रीज के लोग होंगे वही इसके लिए लायबल हैं, उनके लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। अगर रेमिटेंसेस की बात करें इंडिया में तो मेनली माइग्रेंट वर्कर्स से आता है वेस्ट एशिया से या गल्फ कंट्री से। PR परमानेंट रेसिडेंटशिप या डायस्पोरा मेंबर डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे कि कनाडा है, वो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है दोनों ही कंट्रीज के लिए। 2022 की बात करें तो इंडिया कनाडा का 10th लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर है जो एक्सीड किया $13.7 बिलियन। बायलैटरल मींस क्या हो गया, अगर ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं, ट्रेड हो रहा है दो कंट्री के बीच में, यहाँ पे एग्जांपल है इंडिया और कनाडा के बीच में। दो कंट्री की अगर बात करेंगे, 2 कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा बायलैटरल। 3 तो ट्राइलैटरल और मोर देन दैट मल्टीलैटरल। कनाडा इंडिया का 9th लार्जेस्ट पार्टनर है और एक्सपोर्ट जो है वो अप टू $5.3 बिलियन है, ये भी काफी ज्यादा है। इसी तरीके से जो विजिटर्स इंडिया से जाते हैं वो कंप्राइज करते हैं चाइना के 4th लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर ट्रैवल मार्केट। इसमें से बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो मेंबर हैं इंडियन डायस्पोरा इन कनाडा के। 2021 का अगर डेटा देखें, कैनेडियन जो विजिट किए इंडिया में उन्होंने खर्च किया $93 मिलियन, और टूरिस्ट जो इंडिया से गए उन्होंने एक्सीड किया 89,500। वो हाईएस्ट था कि कोई भी सिंगल कंट्री से इतना स्पेंड हुआ। और डॉलर के टर्म में देखें तो $3.4 बिलियन कनाडा में। इंडिया के लोग काफी ज्यादा खर्च करते हैं कनाडा में। 2022 में कनाडा और इंडिया अग्री कर लिए कि वो रिमूव कर देंगे रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ बायलैटरल फ्लाइट। पहले लिमिट थी 35 पर वीक। इंडिया से कनाडा जाने वाली जो फ्लाइट थी या कनाडा से इंडिया आने वाली फ्लाइट जो थी वो लिमिट थी उस पर कि 35 पर वीक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। लेकिन अब वो लिमिट को भी खत्म कर दिया गया है, तो अब काफी फ्री हो गया, मूवमेंट इजी हो गया है इंडिया और कनाडा का। प्रैक्टिकली देखें तो ट्रैवल बैन विद वीजा इशूएंस, आज की डेट में अगर देखें तो ट्रैवल बैन जो हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि वीजा इशूएंस रुक गया है, रेस्ट्रिक्ट हो गया है दोनों ही तरफ से। और अब पहले की जो मेमोरीज थी वो पाइल अप हो गई हैं वीजा एप्लीकेशन या ट्रैवल प्लान्स को लेकर। जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था तब दोनों ही कंट्रीज ने ऐसा किया था, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड ही बंद था उस वक्त पर। इस वजह से माइग्रेंट्स या डायस्पोरा जो है उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको फिर से अनसर्टेनिटी देखनी पड़ रही है। अगर डायस्पोरा एक टर्म देखें, इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायस्पोरा का मतलब होता है कि इंडियन पीपल, यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं, इंडियन पीपल जो कनाडा में रह रहे हैं, स्टे कर रहे हैं कनाडा में, वहां पे रहते हैं, रेसिडेंट हैं वो कनाडा के, तो वो इंडियन डायस्पोरा है। ओरिजिन उनका क्या है, कनाडा में रहते तो हैं, उनका ओरिजिन क्या है, इंडिया, तो वो इंडियन डायस्पोरा है। इसी तरीके से इंडियन डायस्पोरा और भी कंट्रीज में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, रशिया में रहते हैं, गल्फ में रहते हैं, तो वो सारे इंडियन डायस्पोरा है। हिस्ट्री क्या है इंडिया और चाइना की। इंडियन डायस्पोरा, जितने भी इंडियन डायस्पोरा कनाडा में है उसमें 7,70,000 सिख रिलीजन पीपल है। इंडियन ओरिजिन से कनाडा में डोमिनेट करते हैं और इंडियन ओरिजिन से
कनाडा में डोमिनेट कर रहे हैं और इंडियन डायस्पोरा को एग्जिस्ट करते हैं, सुकून से आराम से रहते हैं और रिलीजन्स के लोगों के साथ भी, प्राइमरली इंडियन हिंदूज के साथ सेंचुरीज से। बहुत सारे ओकेजनल स्ट्रेन्स आए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं लाइक सेपरेटिस्ट खालिस्तान मूवमेंट जिसे सपोर्ट मिला कनाडा में। स्ट्रॉन्ग टाइज दोनों कंट्री की, इंडियन डायस्पोरा और कैनेडियन सोसाइटी फिर भी सरवाइव किया। अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें, एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था मई 23, 1914 में, जब स्टीमशिप SS कोमागाटा मारू अराइव करने वाला था वैंकूवर में, जिसमें 376 इंडियन पैसेंजर्स बैठे हुए थे, जिन्हें एंट्री डिनाई कर दी गई थी, मना कर दिया गया था, क्योंकि कनाडा में कॉलोनियल ब्रिटिश लॉ था। उसमें जितने पैसेंजर्स थे मेनली उसमें सिख थे जो पंजाब से थे, और भी रिलीजन के लोग थे लाइक हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन। सबको लगता था, ये सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो अगर कनाडा जाते हैं तो उनको एक न्यू लाइफ मिल जाएगी कनाडा में। सेंचुरी के बाद, एक सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स के बाद, कैनेडियन गवर्नमेंट अपहोल्ड करी मल्टी कल्चरल वैल्यूज जो इंश्राइंड था कनाडा के चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम, और ये एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया। मई 1, 2014 एक स्टैम्प इशू हुआ जो कॉमेमोरेट कर रहा था 100th एनिवर्सरी ऑफ द अराइवल ऑफ SS कोमागाटा मारू, और ये रिलीज किया कनाडा पोस्ट ने। मई 18, 2016 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो डिलीवर किए एक फॉर्मल स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने अपॉलजी किया हाउस ऑफ कॉमन में कोमागाटा मारू इंसिडेंट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के साथ हुआ था बुरा, उन्हें एंट्री नहीं मिली, फिर उन्हें शिप से निकाल कर सी में डाल दिया गया था, बहुत लोग मर गए थे उसमें। तो उस इंसिडेंट के लिए जस्टिन ट्रूडो ने सॉरी भी बोला, अपॉलजी भी किया, और उन्होंने एम्फेसिस किया कि कनाडा की जो रिच डाइवर्सिटी है वही है वहाँ के उस कंट्री के सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ की। कनाडा की स्ट्रेंथ जो है वहाँ की डाइवर्सिटी है, और उन्होंने कहा कि कोमागाटा मारू इंसिडेंट एक धब्बे की तरह है कनाडा के पास्ट को लेकर। अगर उन्होंने कहा कि अगर कंट्री की हिस्ट्री की बात करें तो कॉन्स्टेंटली चैलेंज फेस करते आए हैं वो लोग अपने आपस में, और कई बार वो एक्सटेंड हुआ है पर्सनल डेफिनेशन को लेकर कि कौन है कैनेडियन। और उन्होंने कहा कि उन्होंने लर्न किया है और कंटिन्यू कर रहे हैं लर्न करना अपने पास्ट की मिस्टेक से हमें, और इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें मेक श्योर करना है कि कभी भी इस गलतियों को, इस मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है जो पास्ट में हुई है। अभी प्रेजेंट सिनारियो में देखिए तो क्या इम्पैक्ट है दोनों कंट्रीज के टाइज के बीच में। अचानक से बॉन्डेज जो दोनों कंट्री का था वो खराब हो गया। अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट डिप्लोमेटिक टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज, टू गवर्नमेंट अंडरमीन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव 19 ऑफ द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, और ये एक टेंशन क्रिएट कर रहा है माइग्रेंट और डायस्पोरा इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि उनका क्या स्टेटस होगा कनाडा या इंडिया में, इस बात को लेकर वो लोग काफी फिक्रमंद हो रहे हैं। और ऑफ कोर्स होंगे ही, परेशान होंगे, अगर उन्हें वीजा चाहिए तो नहीं मिल पा रहा है तो उन्हें टेंशन होगी। अगर ये इशू जल्दी रिजॉल्व नहीं होता है तो स्ट्रेन होगा टाइज पर, और मे बी इर्रिपेरेबल हो, और जो दोनों कंट्री के बीच चेरिश वैल्यू ऑफ ट्रस्ट, टाइम, लॉयल्टी, डेट्रीमेंट, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन एंड SDG ग्लोबली। सबसे पहले अगर देखें तो क्लासरूम लेसन में रैशनल कलेक्टिव चॉइस की बात होती है, जहाँ पे सिखाया जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है विलिंगनेस। सबसे पहले आती है बात विलिंगनेस की, फिर एबिलिटी की, कि जो हमारी विश है उसको हम रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी प्रेजेंट में इंडिया और कनाडा की जो एबिलिटी थी दोनों नेशंस की, वो तो आज भी है, लेकिन जो विलिंगनेस है वो वेन हो गई है, वो कहीं ना कहीं छिप गई है, खराब हो गई है आज के वक्त, अभी के टाइम पर। अगर विलिंगनेस को वापस से लौटा के लाना है दोनों कंट्रीज, दोनों गवर्नमेंट के बीच में, तो कुछ कमिटमेंट करना पड़ेगा दोनों ही साइड पर, ताकि रीगेन हो सके 3 इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ ट्रस्ट, टाइम एंड लॉयल्टी ऑफ देयर माइग्रेंट, डायस्पोरा, और सबसे ऊपर है सिटीजन्स। तो अगर ये इशू रिजॉल्व हो जाता है तो कैनेडियन और इंडियन जो डायस्पोरा है उनको काफी सुकून मिल जाएगा, और इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाना चाहिए। ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।